हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूपी ग्लोबल कोचिंग में। मैं प्रेम प्रकाश आज फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी जोर शोर से चल रही होगी। जैसा कि आपको जानकारी है कि अभी वर्तमान पोजीशन में ग्राम पंचायत अधिकारी, जिसे ग्राम विकास अधिकारी के नाम से जो परीक्षा तारीख निर्धारित की गई है 26-27 जून निर्धारित कर दी गई है, जिसके लिए आपकी तैयारी चल रही है। और तमाम जिन परीक्षाओं में हिंदी व्याकरण से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, ये स्पेशल क्लास केवल वीडियो री एग्जाम 2023 के लिए ही नहीं, बल्कि आज के समय में जितनी परीक्षाएं चल रही हैं, जहां जहां हिंदी से संबंधित, व्याकरण से संबंधित जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपोर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं, वो अब तक जो आए हुए हैं, आगे आने की संभावना है, किसी प्रैक्टिस सेट से नहीं। ये हमने अपने समझ से इंपोर्टेंट देखते हुए ऐसे प्रश्नों को हमने रखा है जो आगे आने वाली उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती के लिए भी एक महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। इसमें हमने ये टॉपिक रखे हैं सामान्य हिंदी व्याकरण नोट सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ ये हमारी क्लास रहेगी, जिसमें कुछ टॉपिक हमने रखे हैं। टॉपिक में है वाक्य शुद्ध, पर्यायवाची, टोम शब्द, वर्तनी संबंधी प्रश्न, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्ति और संधि। इन सभी से संबंधित हमने प्रश्नों को रखा है और पूरे इसमें 50 प्रश्न का एक सेट हमने तैयार किया है, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपोर्टेंट है। वीडियो को आप पूरा देखें, लास्ट तक देखें, तभी क्लास का आपको पूरा आनंद मिलेगा। और दूसरी बात, आपके लिए किसी भी प्रश्न से, किसी टॉपिक से कोई अगर समस्या आती है तो आप हमारे टेक्स्ट बार पर आ रहे व्हाट्सएप नंबर पर SMS या कॉल के माध्यम से हमें जरूर बताएं, या आप अपने कमेंट के माध्यम से अपनी समस्याओं को कमेंट जरूर करें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक, अपने जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं उन तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आने वाली क्लास आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए स्क्रीन पर आने वाला आपके सामने पहला प्रश्न कुछ निर्देश, नीचे दिए गए वाक्यों में कुछ त्रुटियां हैं और कुछ ठीक हैं। त्रुटि वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटियां हों उसके अनुरूप अक्षर का, ख, ग में से उत्तर चुनिए, और यदि वाक्य में कोई त्रुटि ना हो तो उत्तर घ दीजिए। प्रश्न संख्या 1 से 5 तक त्रुटि संबंधी वाक्यों के जो पार्ट होते हैं उनमें कुछ त्रुटियां हैं, तो आपके लिए का, खा, ग इनमें से विकल्प चुनने हैं, और अगर कोई त्रुटि नहीं है तो घ। प्रश्न 1 से 5 तक। पहला प्रश्न का ऑप्शन दिया है, यह है मनोरम दृश्य। ख विकल्प देख के, गा विकल्प मैं दंग रह गया, घा विकल्प कोई त्रुटि नहीं। बताइए इसमें प्रश्न 1 में कहाँ त्रुटि है? यदि त्रुटि नहीं है तो घा ऑप्शन सही होगा। देखिए इसमें जो पहला विकल्प है यह है मनोरम दृश्य, देख के। दूसरे में दे रखा है देख के, ये देख के ना होकर के यहां पर होगा देख कर। देख कर, ये मनोरम दृश्य देख कर मैं दंग रह गया। अतः त्रुटि संबंधी जो विकल्प है यहाँ पर घा विकल्प सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दूसरा, लोकोक्ति शब्द लोक तथा उक्ति से का मिलकर बने हैं, घा कोई त्रुटि नहीं। प्रश्न 2 का सही जवाब क्या होगा? देखिए लिखा है साफ साफ लोकोक्ति शब्द, जो कि यहां पर एक वचन के लिए है, एक वचन के लिए दर्शाया गया है। यहां पर लोक तथा उक्ति से मिलकर बने हैं,
ये मिलकर बने हैं की जगह यहां पर आएगा बना है, से मिलकर बना है, अतः यहां पर विकल्प होगा गा विकल्प यहां सही है। अगले प्रश्न, प्रश्न तीसरा का विकल्प दुर्घटना में था विकल्प 5 स्त्रियां और 1 पुरुष की, गा विकल्प मृत्यु हो गई, घा विकल्प कोई त्रुटि नहीं। बताइए इसमें कौन सा विकल्प त्रुटिपूर्ण है? प्रश्न तीसरे का विकल्प का खा गा में कोई त्रुटि हो तो इनमें से विकल्प नहीं, तो घा विकल्प। प्रश्न 3 के लिए सही ऑप्शन कौन सा होगा? इसमें खा ऑप्शन गलत है, यानी इसमें त्रुटि है, स्त्रियां हैं, यहां पर होगा स्त्रियों। 5 स्त्रियों और 1 पुरुष की मृत्यु हो गई, ये पूरा वाक्य बनेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न 4 का समय खा अपनी अपेक्षा करने वालों को, गा कभी क्षमा नहीं करता, घा कोई त्रुटि नहीं। बताइए इसमें त्रुटिपूर्ण कौन सा विकल्प है? का, खा, गा या घा? वीडियो को आप पूरा देखें, लास्ट तक देखें, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक रखे गए हैं। आने वाले प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, पूछे जाने की संभावना है, ऐसे प्रश्नों को हमने रखने की कोशिश की है। बेहतर से बेहतर क्लास बनाने की कोशिश कर रहे हैं और करते भी रहेंगे। अतः आप क्लास को पूरा देखें और लास्ट तक जरूर देखें। प्रश्न 4 का सही विकल्प कौन सा होगा? समय अपनी अपेक्षा, अपेक्षा के स्थान पर आएगा उपेक्षा। समय अपनी उपेक्षा करने वालों को कभी क्षमा नहीं करता। अगला प्रश्न, प्रश्न 5 का विकल्प संसार में जड़ चेतन, का विकल्प जितने भी पदार्थ हैं, का विकल्प सब में परिवर्तनशील हैं, घा कोई त्रुटि नहीं। प्रश्न 5 के लिए सही जवाब क्या होगा? संसार में जड़ चेतन जितने भी पदार्थ हैं सब में परिवर्तनशील हैं, सब में के स्थान पर यहां आएगा सब परिवर्तनशील हैं, अतः विकल्प गा यहां पर सही है। तीन में खा विकल्प हो गया, 4 में खा विकल्प, 5 में गा विकल्प। अगला प्रश्न, निर्देश नीचे दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उपयुक्त विकल्प चुनिए। प्रश्न संख्या 6 से 10 तक। प्रश्न 6 खालिस्तान दे रखा है कि भावना देश के लिए हितकारी होती है। प्रांतीयता, जातीयता, सांप्रदायिकता, राष्ट्रीयता। तो आपको इसका जवाब पता चल गया होगा। इसका जो सही आंसर होगा घा विकल्प यहां पर सही होगा। राष्ट्रीयता की भावना देश के लिए हितकारी होती है। प्रश्न 6 का सही जवाब घा, राष्ट्रीयता की भावना देश के लिए हितकारी होती है, ना कि प्रांतीयता, जातीयता बिल्कुल नहीं, सांप्रदायिकता भी नहीं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7 प्रगतिकामी व्यक्ति को हमेशा करते रहना चाहिए। बीच में खालिस्तान दे रखा है, प्रगतिकामी व्यक्ति को हमेशा खालिस्तान दे रखा है, करते रहना चाहिए। आत्मालोचन, छिद्रान्वेषण, विहंगावलोकन, सिंहावलोकन। प्रश्न 7 का सही विकल्प क्या होगा? प्रगतिगामी व्यक्ति को जो हमेशा अपने कर्म पर अभ्यास रहते हैं,
जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है और करता है, उसके लिए क्या करना चाहिए? हमेशा आत्मलोचन करते रहना चाहिए। अतः यहां पर का विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न 8, पुरुष की पत्नी के मरने पर, विकल्प खाली स्थान दे रखा है, विकल्प भरना है उसमें, कहलाता है। यानी जिस पुरुष की पत्नी मर गई हो उस पुरुष के लिए क्या कहा जाता है? वैधव, विधुर, एकला, अविवाहित। बताइए इसमें सही जवाब क्या होगा? देखिए वैधव किसे कहते हैं? वैधव का मतलब होता है वह स्त्री जिसका पति मर गया हो, यानी विधवापन। वह स्त्री जिसका पति मर गया हो उसे विधवा कहेंगे, और वो जीवन कैसा जीती है? विधवापन का। विधुर, जिसका वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो, जिसकी पत्नी मर गई हो। एकला, एकला का मतलब अकेला, अकेलापन। अविवाहित, वह स्त्री या पुरुष, वह स्त्री या पुरुष जिसका विवाह नहीं हुआ हो, जिसका विवाह ना हुआ हो। तो आपको पता चलेगा इसका सही आंसर कौन सा है। पुरुष की पत्नी मरने पर पुरुष विधुर हो जाता है। अतः यहां पर विकल्प खा ठीक है। प्रश्न 8 के लिए सही जवाब। अगला प्रश्न, प्रश्न 9, वे खाली स्थान दे रखा है, विद्वान हैं, प्रचंड, प्रकांड, विशाल, घनघोर। वे कैसे विद्वान हैं? क्या प्रचंड हैं या प्रकांड हैं, विशाल हैं या घनघोर हैं? बताइए प्रश्न 9 के लिए सही जवाब क्या होगा? वे प्रकांड विद्वान हैं। इसका सही जवाब होगा प्रकांड विद्वान। प्रचंड का मतलब क्या होता है? तेज आग या अत्यधिक गर्मी, अत्यधिक गर्म। अत्यधिक गर्म। विशाल का मतलब बहुत बड़ा शरीर आकार में, बहुत बड़ा। घनघोर का मतलब घने या डरावना। घने या डरावना। अगला क्वेश्चन, प्रश्न 10, भारत एक देश है, मृदुभाषी है, अल्पभाषी है, बहुभाषी है, सर्वभाषी है। भारत किस प्रकार का देश है? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? मृदुभाषी, मृदु बोलने वाला, मृदु बोलने वाला। अल्पभाषी, कम बोलने वाला।
बहुभाषी, दो या दो से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। दो या दो से दो या दो से अधिक भाषा बोली जाती हैं। सभी भाषा जानने वाला, सभी भाषाएं जानने वाला। इसका सही जवाब होगा विकल्प का, भारत एक बहुभाषी देश है, यहाँ पर कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 11, निर्देश के साथ नीचे दिए गए शब्दों के पर्याय समानार्थक शब्द के लिए चार चार विकल्प दिए हैं, उचित विकल्प चुनिए। प्रश्न 11 से 15 तक। घर का पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची जो समान अर्थ रखता है वह पर्यायवाची होता है। घर का पर्यायवाची शब्द क्या प्रवास होगा, आवास होगा, सुवास होगा या सहवास होगा? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा प्रश्न 11 का। देखिए प्रवास का मतलब होता है विदेश या प्रदेश में रहना, तो वो उसका रहने का जो स्थान होगा वो प्रवास कहलाएगा। आवास घर का पर्यायवाची समानार्थक शब्द है। सुवास रहने का अच्छा स्थान। रहने का अच्छा स्थान। सहवास एक साथ रहकर व्यापार करना, एक साथ रहकर व्यापार करना। अगला प्रश्न, प्रश्न 12, आग का पर्यायवाची शब्द होगा अनिल, अनल, ताप, संताप। ये अंकी बिंदी है यहाँ पर, संताप। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा प्रश्न 12 का सही जवाब। आग का पर्यायवाची होगा अनल, अनिल, वायु, हवा, ये आग का हो गया। ताप गर्मी, तपिश, संताप ज्वर, बुखार, क्लेश। यहाँ पर प्रश्न 12 का सही जवाब होगा हाँ विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न 13, स्वाधीनता। स्वाधीनता का पर्यायवाची शब्द स्वतंत्रता, स्वच्छंदता, स्वच्छंदता, अराजकता, स्वराज्य। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। स्वाधीनता का जो समानार्थक पर्यायवाची शब्द है यहाँ पर स्वतंत्रता। स्वतंत्र का मतलब होता है यानी कि आजाद, आजादी,
का शासन, अपनी इच्छा अनुसार शासन करना, यानी आजाद हम हो जाए किसी से और हमारे ऊपर जो शासन हो वो हमारा ही हो। तो भारत एक ऐसा देश है जो कि एक लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब लोक, जनता के लिए, जनता द्वारा, जनता का ही शासन। तो ये आजादी का शासन होता है। स्वच्छंदता, स्वच्छंदता का मतलब होता है आजादी की इच्छा, आजादी की इच्छा, केवल आजाद होने की इच्छा। और स्वतंत्रता में आजाद भी हो और हमारे ऊपर शासन हो वो हमारा हो। अराजकता, ऐसा देश, ऐसा देश जहां राजा या शासक ना हो। स्वराज्य, अपना देश या अपना राज्य। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प का। अगला प्रश्न, पिता, पिता का समानार्थक यानी पर्यायवाची शब्द, अग्रज, पितर, वणिक, जनक। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा प्रश्न 14 का। इसका जो सही जवाब होगा, हाँ विकल्प यहाँ पर सही होगा। बाकी जो बचे, अग्रज, अग्रज का मतलब हम, मतलब अपने से बड़ा, जो पहले जन्मा हो, बड़ा भाई जो पहले जन्मा हो। पितर, परलोकवासी, जो परलोक सिधार सिधार चुके हों। वणिक, वैश्य, जिसे कहते हैं वनिया। तो पिता का यहाँ जो पर्यायवाची है वो जनक, जनक यही पिता के लिए कहते हैं। बाकी जो बचे वो पिता के पर्यायवाची या समानार्थक शब्द नहीं है। अगला प्रश्न, नेत्र, नेत्र का पर्यायवाची या समानार्थी शब्द होगा अक्षी, श्रुति, स्रोत, लक्ष्य। बताइए इसमें सही विकल्प कौन सा होगा प्रश्न 15 के लिए। इसका जो सही जवाब होगा अक्षी। नेत्र का पर्यायवाची शब्द अक्षी। श्रुति, श्रुति का मतलब होता है सुनना, सुनना यानी कान के लिए। स्रोत, जलधारा, स्रोत जलधारा, या प्रभा। लक्ष्य, लक्ष्य कहते हैं लाख के लिए, लक्ष्य का मतलब लाख, 1 लाख, लाख जिसे 100,000 भी कह सकते हैं, 100,000। प्रश्न 16, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न 16 से 20 तक। संधि, संधि का विलोम शब्द होगा अनुग्रह, ग्रह, विच्छेद, मैत्री। बताइए संधि का विलोम शब्द क्या होगा। अनुग्रह का मतलब होता है कृपा। ग्रह, वे आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ग्रह कहलाती हैं। वे आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। विच्छेद, अलग करना।
मैत्री, मित्रता, नहीं दोस्ती, और संधि का मतलब क्या होता है यहाँ पर? संधि का मतलब ये होता है मेल करना, यानी दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन हो, विकार हो, वही क्या कहलाता है? संधि कहलाती है। ये इसका अर्थ होगा संधि का। तो इसका जो विलोम शब्द होगा वो यहाँ पर क्या मिलेगा? अलग करना का विकल्प यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न 17, संयोग का विलोम शब्द होगा प्रयोग, सुयोग, नियोग, वियोग। बताइए इसका प्रश्न 17 का सही जवाब। देखिए प्रयोग का मतलब होता है इस्तेमाल करना, इस्तेमाल करना। सुयोग का मतलब होता है बढ़िया मौका, सुनहरा अवसर, बढ़िया मौका। और नियोग का मतलब होता है काम में लाना। वियोग का मतलब होता है अलग करना, बिछुड़ना। इसका जो सही विकल्प होगा, हाँ विकल्प यहाँ पर सही होगा। प्रश्न 17 का सही जवाब होगा वियोग। अगला प्रश्न, प्रश्न 18, विकास का विलोम शब्द होगा सीमा, उपवास, दुबला, नीचा। विकास का विलोम शब्द। देखिए सीमा का मतलब होता है हद, या जिसे कह सकते हैं सरहद, किसी भी देश राज्य की सीमा। उपवास का मतलब होता है कमी। दुबला, कमजोर शरीर वाला। कमजोर शरीर वाला। नीचा, कम ऊंचाई वाला। या जिसे कहते हैं झुका हुआ। तो विकास का मतलब होता है लाभ होना, फायदा होना, बढ़त होना। और यहाँ पर इसका विलोम पूछा है जो कि हुआस, हुआस का मतलब कमी। सही जवाब होगा प्रश्न 18 का खा विकल्प। अगला प्रश्न, प्रश्न 19 के लिए उत्थान का विलोम शब्द होगा नमन, पतन, उदय, ध्वंस। ध्वंस है ये। बताइए उत्थान। उत्थान का मतलब होता है ऊपर उठना। ऊपर उठना। नमन, नमस्कार के लिए, नमस्ते, नमस्कार, जो भी है। पतन, नीचे जाना, गर्त में जाना, गड्ढे में जाना, नुकसान में जाना। उदय, उदय का मतलब उगना, सूर्य उदय होता है यानी उगता है। ध्वंस का मतलब विनाश। देखिए उत्थान का मतलब होता है ऊपर उठना, तो इसका विलोम होगा नीचे गिरना, नीचे जाना, यानी पतन। उत्थान उन्नति का पर्यायवाची है, उसका समानार्थक है। उन्नति का अवनति, ऐसे ही इसका पतन। प्रश्न 20, क्षुद्र का विलोम शब्द होगा क्षुद्रतर, महान, तुच्छ, अवमान।
क्षुद्र का मतलब क्या होता है? छोटा। क्षुद्रतर का मतलब छोटे से भी छोटा, छोटे से भी छोटा। महान, बड़ा। तुच्छ, छोटा। अपमान का मतलब अपमान। अपमान पाकर व्यक्ति वैसे भी छोटा हो जाता है, तो ये सभी छोटे के लिए हैं। एक विकल्प मिल रहा है, खा विकल्प। जो खा विकल्प है वो क्षुद्र का विलोम शब्द हो गया, यानी बड़ा। महान जो शब्द होगा। अगला प्रश्न। प्रश्न के लिए निर्देश नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 की वर्तनी गलत है और 1 की सही है। सही वर्तनी वाला विकल्प चुनिए। प्रश्न संख्या 21 से 30 तक। प्रश्न 21 में दे रखा है दृश्य, 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 दृश्य। बताइए इसमें सही विकल्प कौन सा होगा? सही वर्तनी किस शब्द की है, कौन से विकल्प की है? इसका जो सही विकल्प होगा 21 का विकल्प यहां पर ठीक है, दृश्य। अगला प्रश्न। प्रश्न 22। ऐतिहासिक, 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 ऐतिहासिक। बताइए इसका सही विकल्प कौन सा होगा प्रश्न 22 के लिए? इसका जो सही विकल्प होगा आ विकल्प यहां पर सही है। वर्तनी से संबंधित प्रश्न आज के समय में ज्यादा पूछे जाते हैं और इंपोर्टेंट है। 1 से 2 नंबर हर परीक्षा में आ रहा है आपके। बाणमय का शुद्ध रूप कौन सा है? का, खा, गा, घा। देखिए इसका सही विकल्प कौन सा होगा प्रश्न 23 के लिए? प्रश्न 23 का जो सही जवाब होगा विकल्प का। अगला प्रश्न 24 के लिए। सौहार्द का सही रूप कौन सा होगा? सौहार्द, सौहार्द, सौहार्द या सौहार्द। प्रश्न 24 के लिए सही जवाब कौन सा होगा? इसका सही जवाब होगा विकल्प घ। प्रश्न 25। ज्योत्सना का सही रूप कौन सा है? का, खा, गा, घा। बताइए इसका सही रूप कौन सा है? प्रश्न 25 का जो सही जवाब है विकल्प घ, सॉरी विकल्प गा, ज्योत्सना। यहाँ पर शुद्ध रूप है। प्रश्न 26। कवयित्री, कवयित्री का सही रूप। इसका जो सही रूप होगा विकल्प का यहाँ पर सही है। कई बार पूछा गया है, इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न 27। आशीर्वाद का सही रूप कौन सा है? इसका जो सही रूप है विकल्प गा, यहाँ पर शुद्ध है। प्रश्न 28। भौगोलिक का शुद्ध रूप कौन सा है? भौगोलिक का शुद्ध रूप कौन सा है? प्रश्न 28 का जो सही जवाब होगा विकल्प घा, भौगोलिक शुद्ध रूप होगा। प्रश्न 29। संकीर्णता के लिए शुद्ध रूप कौन सा है? प्रश्न 29 का सही जवाब, इसका जो सही जवाब होगा विकल्प गा। प्रश्न 29 के लिए विकल्प गा यहाँ पर सही है। आपके लिए इनमें कुछ नहीं देखना है, बस शब्दों का थोड़ा नजर में रखना है कि किस उच्चारण से हम शब्दों की पहचान कर सकते हैं, केवल उच्चारण के द्वारा ही। ये ध्यान रखना है आपको, और बाकी कोई इसमें फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं होता है।
प्रश्न 30, प्रचंड का शुद्ध रूप कौन सा है? प्रचंड, प्रचंड, प्रचांड या प्रचंड? इसका जो शुद्ध रूप है विकल्प खा यहां पर सही है। प्रश्न 30 का सही जवाब खा विकल्प। अगला प्रश्न देखिए, यहां से प्रश्न दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। वाक्यांश के लिए एक शब्द, प्रश्न संख्या 31 से 35 तक। प्रश्न 31 है, जो कठिनाई से भेदा जा सके। अभेद्य, दुर्भेद्य, दुर्दम्य, अगम्य। जो कठिनाई से भेदा जा सके। देखिए, अभेद्य का मतलब क्या होता है? अभेद्य किसे कहते हैं? जिसे भेदा ना जा सके, जिसे भेदा ना जा सके। दुर्दम्य का मतलब जिसे वश में ना किया जा सके, वश में ना किया जा सके। अगम्य का मतलब जिसके पार ना पाया जा सके, जिसके पार ना पाया जा सके। दुर्भेद्य का मतलब जो कठिनाई से भेदा जा सके, तथा यहाँ पर विकल्प था सही है। आप इसे नोट करते चलें, चीजों को नोट करते चलें। एक प्रश्न के साथ आपके 4 प्रश्नों की तैयारी हो रही है, तो आप इसे नोट जरूर करें, स्क्रीनशॉट ले लें। प्रश्न 32 के लिए, जो सबको समान भाव से देखे। दूरदर्शी, क्रांतदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, समदर्शी। बताइए सही विकल्प कौन सा होगा प्रश्न 32 के लिए? देखिए, दूरदर्शी, दूर की सोचने वाला वह व्यक्ति जो दूर की सोचता हो, दूर की सोचने वाला। क्रांतदर्शी वह कवि के बारे में होता है, ये वह कवि जो स्पष्ट के परे, वह कवि जो स्पष्ट के परे भाव को प्रदर्शित करे, भाव प्रदर्शित करता हो, प्रदर्शित करे। सूक्ष्मदर्शी सूक्ष्म बातें समझने वाला, सूक्ष्म बातें समझने वाला। समदर्शी सबको समान भाव से देखने वाला। तो यहाँ विकल्प कौन सा होगा? घा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न 33 परलोक से संबंधित है। परलोक से संबंधित व्यक्ति को क्या कहेंगे? पारलौकिक, अलौकिक, इहलौकिक या लौकिक? बताइए प्रश्न 33 का सही जवाब क्या होगा? अलौकिक का मतलब होता है इस लोक में ना मिलने वाला, इस लोक में ना मिलने वाला। हम जिस लोक में रह रहे हैं उसमें कोई ऐसी वस्तु जो इस लोक में ना मिलती हो, उसे कहेंगे अलौकिक।
इसके बाद आता है इहलौकिक। इहलौकिक का मतलब होता है इस लोक से संबंधित रखने वाला, इस लोक से संबंध रखने वाला, इस लोक से संबंध रखने वाला। इसके बाद आता है आपका लौकिक। लौकिक का मतलब होता है सांसारिक व्यक्ति, सांसारिक व्यक्ति या कोई भी जीव, सांसारिक जीवन समझ लो, लौकिक है ये। और पारलौकिक जो परलोक से संबंधित हो। अगला प्रश्न, प्रश्न 34, पीछे पीछे चलने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? अनुगामी, प्रतिगामी, पश्चगामी या अग्रगामी? बताइए प्रश्न 34 का सही जवाब क्या होगा? देखिए अग्रगामी का मतलब होता है आगे चलने वाला, अग्रगामी का मतलब होता है आगे चलने वाला। और पश्चिगामी का मतलब होता है पतन की ओर जाने वाला। पतन की ओर जाने वाला। प्रतिगामी का मतलब प्रतिक्रियावादी, प्रतिक्रियावादी। और अनुगामी का मतलब होता है जो आपका अनुसरण करता हो, अनुसरण करने वाला, अनुसरण करने वाला। और अनुसरण कौन करेगा? जो आपके पीछे चलेगा, उसे ही पीछे पीछे चलने वाला कहते हैं। जो हमारे द्वारा बताए गए नियमों का पालन करे, फॉलो करे, उसे पीछे पीछे चलने वाला यानी अनुगामी कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 35, जिसके हृदय में ममता ना हो, जिसके हृदय में ममता ना हो, क्या कहेंगे ऐसे व्यक्ति के लिए जिसके हृदय में ममता ना हो? निर्दय, जिसमें दया ना हो यानी दयाहीन, दयाहीन। कठोर, कठोर मतलब बहुत ही सख्त या बहुत ही कठोर व्यक्ति, बहुत ही कड़क व्यक्ति। कड़क या व्यक्ति कोई भी हो सकता है। क्रूर, ये भी एक निर्दयी के लिए ही होगा, जो कोई ऐसा काम करे जिसके लिए मन में दया भाव ना हो। निर्मम, जिसके अंदर ममता ना हो, जिसके हृदय में ममता ना हो। तो प्रश्न 35 का सही जवाब होगा विकल्प घ। अगला प्रश्न, प्रश्न 36, नीचे दिए गए मुहावरे एवं लोकोक्ति के अर्थ के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न संख्या 36 से 45 तक। प्रश्न 36 है हाथ तंग होना, इसका अर्थ क्या होता है? मुसीबत में फंसना, धन की कमी होना, घबरा जाना या गुस्सा होना। प्रश्न 36 का सही जवाब क्या होगा? प्रश्न 36 का सही जवाब क्या होगा? धन की कमी होना, इसका जो सही जवाब होगा वो धन की कमी होना। अगला प्रश्न, जान पर खेलना, युद्ध करना, अच्छी तरह खेलना, बहुत तंग होना या जोखिम उठाना। तो जान पर खेलने का मतलब होता है जोखिम उठाना यानी जोखिम भरे कार्य करना, जान पर खेलना, प्राणों को संकट में डालना। अगला प्रश्न, प्रश्न 38, कभी नाव गाड़ी पर तो कभी गाड़ी नाव पर, कभी गाड़ी, कभी नाव गाड़ी पर
तो कभी गाड़ी नाव पर। का अर्थ होगा गाड़ी और नाव के भेद को बताना, जीवन में उतार चढ़ाव का क्रम, मिलजुल कर काम करना, जल और थल की बराबरी करना। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका जो सही अर्थ होता है जीवन में उतार चढ़ाव का क्रम। कभी सुख है तो कभी दुख है, यही उतार चढ़ाव का क्रम होता है कि आज अच्छे दिन है तो बुरे दिन आ गए। अगला प्रश्न, प्रश्न 39, झूठ के पैर नहीं होते। इस विकल्प, झूठ अधिक दिन नहीं चलता, दुखी व्यक्ति को कहीं आश्रय नहीं मिलता, बिना देखे किसी की असलियत पता नहीं चलती, अपराधी व्यक्ति अकड़ता रहता है। बताइए प्रश्न 39 का सही जवाब क्या होगा? प्रश्न 39 का सही जवाब, झूठ के पैर नहीं होते, अर्थात झूठ अधिक दिन नहीं चलता। झूठ ज्यादा दिन नहीं टिक सकता, एक न एक दिन सच्चाई सामने आ ही जाती है, अतः झूठ का सहारा ना लें। प्रश्न 40, आग में घी डालना, बात को बढ़ाना, व्यर्थ के कार्य करना, क्रोध को बढ़ाना, आग की लौ को तेज करना। आग में घी डालना का अर्थ, सही अर्थ होता है क्रोध को बढ़ाना। विकल्प गा इसका सही जवाब होगा, 40 का गा, क्रोध को और बढ़ाना। प्रश्न 41, भैंस के आगे बीन बजाना का सही अर्थ क्या होगा? समय नष्ट करना, व्यर्थ का काम करना, मूर्ख के आगे ज्ञान की बातें करना, जीवन का मूल्य ना समझना। ये भैंस के आगे बीन बजाना का सही अर्थ क्या होगा? आप इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने कमेंट्स जरूर बताइए। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। भैंस के आगे बीन बजाना, मूर्ख के आगे ज्ञान की बातें करना, इसका विकल्प गा यहाँ पर सही है। प्रश्न 41 का सही जवाब। अगला प्रश्न, ठनठन गोपाल। प्रश्न 42, ठनठन गोपाल का अर्थ क्या है? ये सब कहावत, लोकोक्ति, मुहावरे हैं जिनका अर्थ आता है अत्यंत अमीर, बिल्कुल कंगाल, सिद्धांत प्रिय व्यक्ति, वायदे का पक्का होना। ठनठन गोपाल का जो सही अर्थ होगा विकल्प खा, बिल्कुल कंगाल, यहां पर सही अर्थ होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न 43, पत्थर की लकीर। पत्थर की लकीर, अमिट बात, झूठी बात, कड़वी बात, चुभने वाली बात। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा प्रश्न 43 के लिए? प्रश्न 43 का सही जवाब क्या होगा? प्रश्न 43, पत्थर की लकीर, इसका सही अर्थ होता है अमिट बात। अमिट बात, कभी ना मिटने वाली बात, एक बार कह दिया सो कह दिया। अगला प्रश्न, प्रश्न 44, गधा खेत खाए, गधा खेत खाए, जुलाहा मारा जाए। इसका अर्थ क्या होगा? खेती को रौंदा गधे ने, लेकिन दोष दिया गया जुलाहे को। अगला, वास्तविकता को जाने बिना किसी को दंड देना, या दुष्ट दुष्टता करे, भुगतना सज्जन को पड़े। अगला, निर्बल व्यक्ति को सताना। बताइए इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? प्रश्न 44 का, गधा खेत खाए, जुलाहा मारा जाए, करे कोई और, भरे कोई और। अब तो आपको समझ में आ गया होगा, इसका सही अर्थ होगा दुष्ट दुष्टता करे और भुगतना सज्जन को पड़े, अतः यहां पर विकल्प गा सही है। प्रश्न 44 का विकल्प गा। अगला प्रश्न, प्रश्न 45, अंगारों पर पैर रखना। अंगारों पर पैर रखना का सही अर्थ क्या होगा? मूर्खतापूर्ण व्यवहार करना, चमत्कारपूर्ण कार्य करना, वीरतापूर्ण कार्य करना, जानबूझकर परेशानी मोल लेना। बताइए इसका प्रश्न 45 का सही जवाब। बहुत ही मुख्य प्रश्नों को रखा गया है। आने वाले प्रश्न जो कि अब तक परीक्षा में पूछे गए हैं, पूछे जाने की संभावना है, प्रश्न यहीं से बनते हैं।
और आपके लिए उम्मीद है कि ऐसे ही प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। बताइए प्रश्न 45 का सही जवाब क्या होगा? अंगारों पर पैर रखना। हर किसी को पता होगा कि अंगारे गर्म होते हैं, पैर जल जाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा? जानबूझकर परेशानी मोल लेना, जानबूझकर परेशानी मोल लेना। अगला प्रश्न, निर्देश के साथ नीचे दिए गए शब्दों में प्रयुक्त संधि का सही नाम चुनिए। प्रश्न संख्या 46 से 50 तक, ये हमारे लास्ट 5 प्रश्न हैं, 46 से 50 तक। इसमें संधि के बारे में ये कुछ प्रश्नों को रखा गया है। देखिए पहला जो 46वां प्रश्न है, सन्मार्ग। सन्मार्ग में कौन सी संधि है? ये हमसे पूछा है। स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 46, प्रश्न 46 में सन्मार्ग दे जो दे रखा है, इसका जो संधि विच्छेद होगा सम धन मार्ग, ये यहां पर बनेगा। क्योंकि ये मां यहां पर अनुनासिक वर्ण है और अनुनासिक का ही ये आधा ना हो जाता है यहां पर। और ये यहां पर ये इसका पहला वाला यानी यहां से लेके यहां तक ये चूंकि व्यंजन है, क्योंकि यहां पर जो संधि हो रही है वो दोनों व्यंजन है। अगर एक स्वर एक व्यंजन होगा तब भी व्यंजन संधि होगी। अगर दोनों स्वर होंगे, ये दोनों अक्षर जो मिलते हैं, क्योंकि संधि इन्हीं में होती है, इन दोनों अक्षरों के मिलने से जो परिवर्तन होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, उसे ही हम संधि कहते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही अक्षर जो है व्यंजन है, अतः यहाँ पर व्यंजन संधि। अगर एक स्वर एक व्यंजन होता तब भी व्यंजन संधि होती है, अगर दोनों स्वर होते तो ये स्वर संधि होती है। अतः यहाँ पर कौन संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। सन्मार्ग का समधन मार्ग। प्रश्न 47, ज्ञानोदय। ज्ञानोदय में संधि है स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, इनमें से कोई नहीं। बताइए फटाफट इसका आंसर, ज्ञानोदय में कौन सी संधि है? स्वर संधि, विसर्ग संधि, या व्यंजन संधि, या इनमें से कोई नहीं। देखिए ज्ञानोदय, ज्ञान धन उदय, ज्ञान धन उदय, यहां मिलेगा आपको ज्ञान प्लस आ प्लस उ प्लस दय, ये संधि मिलेगी आपको। और आ प्लस उ मिलकर के बनेंगे, इनमें जो विकार होगा वो होगा ओ का। और ये कौन संधि होगी? गुण संधि। गुण संधि, चूंकि दोनों ही कैसे हैं, ये स्वर हैं, अतः यहां किसके अंतर्गत होगी? ये गुण स्वर संधि के अंतर्गत। गुण स्वर संधि विकल्प का यहां पर सही है। ये स्वर संधि का एक प्रकार है गुण संधि, इसलिए इसे गुण स्वर संधि कहते हैं। अगला प्रश्न, निराधार में कौन सी संधि है? स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 48 का सही जवाब, निराधार। निराधार का जो संधि विच्छेद होगा होगा आपका नी धन आधार। इसमें क्या होगा? ये मिलेगा आपको विसर्ग, विसर्ग प्लस कोई भी स्वर, तो ये जो परिवर्तन होगा वो यहां पर राम हो जाता। अतः यहां पर कौन सी संधि होगी? क्योंकि विसर्ग है तो यहां पर विसर्ग संधि होगी। स्वर है यहां पर आ।
तो ये रा में परिवर्तन हो जाएगा, यहाँ संधि होगी विसर्ग। अगला प्रश्न, प्रश्न 49, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? अब यहाँ पर विसर्ग संधि पूछी है, कौन से में विसर्ग संधि है? देखिए अतएव, अतएव का होगा अतः धन एव, नरेंद्र का होगा नर धन इंद्र, सज्जन का होगा सत धन जन, सदैव का होगा सदा, सदा धन एव। ये यहाँ पर संधियां होंगी, तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये यहाँ पर विसर्ग है, तो विसर्ग है, किसमें पूछा है? विसर्ग संधि। अतएव में यहाँ पर विसर्ग संधि है। नरेंद्र, ये आपकी गुण स्वर संधि हो गई, ये आपकी व्यंजन संधि हो गई, और ये इसमें वृद्धि, वृद्धि स्वर संधि होगी, वृद्धि स्वर संधि। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ये था, क्योंकि इसमें 50वां प्रश्न क्योंकि रह गया प्रिंट होने से, अतः आज की क्लास के लिए इतना ही। 149 प्रश्नों को हमने, मतलब 50 प्रश्न दिए थे, लेकिन 49 हो पाए, प्रिंट ही नहीं हो पाए हैं, तो कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही। आगे हम जो प्रश्नों को लेकर आएंगे ऐसे ही इंपोर्टेंट टॉपिक के साथ, टॉपिक वाइज प्रश्नों को कराते रहेंगे, जो हर परीक्षा के लिए, जितनी भी परीक्षाएं होंगी जहां यहाँ हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए लाभकारी होंगे और इंपोर्टेंट प्रश्न होंगे। अतः क्लास को आप ज्यादा ज्यादा लाइक करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।